हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज है हमारे साथ में अभी आर्या जी, जो कि एक्सपर्ट है होटल इंडस्ट्री के अंदर। और होटल के बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स को ये मैनेज कर रही है इनकी कंपनी। तो आज हम जानेंगे कि होटल इंडस्ट्री इंडिया के अंदर किस तरीके से काम करती है, कितने सेक्टर्स के अंदर वो बटी हुई है, किस टाइप की वहां पे ऑडियंस है और किस तरीके से उनको मार्केट करना चाहिए। थैंक यू साहिल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थोड़ा सा बताओगे अपने बारे में कि आप क्या करते हो, आपकी कंपनी क्या क्या करती है और कौन से क्लाइंट्स को आप केटर कर रहे हो। देखिए, जो इंटरनेट मोगल्स है, जिस कंपनी की आप बात कर रहे हो, वो कंपनी मैंने स्टार्ट करी थी 15 अगस्त 2009 को, छुट्टी के दिन हमने स्टार्ट करी थी विद अ 4 मेंबर टीम। क्योंकि उससे पहले मैंने अपने डैड के साथ मिलकर हमने छोटा गेस्ट हाउस स्टार्ट किया था। और इंटरनेट उस टाइम नया आया था, 1999 2001-2 की बात बता रहा हूँ। और जैसे आजकल क्रिप्टो है, सब करना चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को पता है क्या करना है, उसी प्रकार उस टाइम इंटरनेट था। तो उस टाइम एक मैंने पेपर में ऐड देखा, सत्यम कंप्यूटर्स लुकिंग फॉर साइबर कैफे पार्टनर्स। फटाफट साइबर कैफे अप्लाई किया, 3 महीने के अंदर साइबर कैफे आ गया। क्योंकि मुझे पता था कि एक वही चीज है जो मेरे को ओवरसीज कस्टमर्स आने में मदद कर सकती है। साइबर कैफे आया, वहां लोगों के साथ चैट किया। लोगों ने बोला, क्योंकि वेबसाइट तो खुलती नहीं थी साहिल, आधा टाइम लग जाता था, आधा घंटा आधा दिन वेबसाइट खोलने में। चैट पे लोगों ने बोला वेबसाइट बनाओ। बैंगलोर की किसी कंपनी को हायर किया, वेबसाइट बनवाई किसी से, पार्ट टाइम उन्होंने बनाई। एक छोटी मोटी सी HTML सी वेबसाइट बनी। उन्होंने बोला ब्लॉग्स लिखना शुरू करो, मैंने ब्लॉग्स लिखने शुरू करे। उन्होंने बोला ट्रैफिक बढ़ रहा है लेकिन क्वेरी नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा क्वेरी फॉर्म बनाओ। अच्छा, क्वेरी फॉर्म क्या चीज होती है? अच्छा, नाम, ईमेल, वहां वो सब करना शुरू किया। फिर वहां से उसको ईमेल लिंक किया और फिर तुरंत ईमेल्स आनी शुरू हो गई। वो फर्स्ट टाइम था। 3 महीने में लगातार लोगों को रिप्लाई करता गया। और 15 दिसंबर को पहली बार मैं टैक्सी पकड़ के एयरपोर्ट गया था और 4 लोगों को लेके आया था। उन्होंने 14 दिन होटल में रहने के हमारे को $400 दिए थे और आगरा जयपुर भी मैंने घुमाया था। दैट वाज माय फर्स्ट एवर इंटरनेट इनकम। वहां से इतनी जल्दी ग्रोथ हुई 4 साल के अंदर, क्योंकि और कोई नहीं कर रहा था। जब एक्सपीडिया इंडिया में आया, जब ट्रिप एडवाइजर इंडिया में आया, तो बजट होटल इंडस्ट्री में इंडिया में वी वर नॉट द टॉप 5, नॉट द टॉप 10, वी वर द नंबर 1 होटल। और कोई था ही नहीं। 5 स्टार होटल थे और एक हमारा होटल था। तो उससे थोड़ा जल्दी इंटरनेट के बारे में समझ आ गया, कैसे चलता है, क्या चलता है। जब ये अपने बिजनेस के लिए किया, तो ट्रिप एडवाइजर नाम की कंपनी जो है, बहुत बड़ी कंपनी है, वो आई। उन्होंने आके बोला कि व्हाई डोंट यू स्पीक एंड टेल अदर होटल्स कि कैसे चलता है। तो हजार हजार होटेलियर्स को मैंने स्पीच देनी शुरू करी, दिल्ली में, बॉम्बे में, बैंगलोर में। वहां से लोगों ने बोला आप हमारे लिए भी करो। 4-5 बार मैंने मना किया। उसके बाद फिर 2009 15 अगस्त को हमने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का उसको स्टार्ट किया। उसका नाम रखा इंटरनेट मोगल्स। 4 मेंबर टीम से स्टार्ट किया साहिल। फिर 4 से 225 लोगों की टीम बनी। एंड वी स्टार्टेड वर्किंग विद 650 ऑड होटल्स, जैसे लेमन ट्री होटल्स, रॉयल ऑर्किड, फर्न, ये 3 स्टार 4 स्टार कैटेगरी में हो गए। फिर मैरियट, हिल्टन, IHG, स्टारवुड्स, वो 5 स्टार कैटेगरी में हो गए। तो ऐसे बुटीक से लेके 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार हमने पिछले 13 साल काफी मेहनत करी और होटल्स को काफी डिटेल में समझा है। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। होटल्स की तरफ वो रुझाव हुआ, इंटरनेट मार्केटिंग कुछ समझ आई, तो एक नीश बना दी कि होटल्स की ही इंटरनेट मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, तो अपना थोड़ा सा लर्निंग शेयर करोगे, इनसाइट शेयर करोगे इस इंडस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि होटल्स जो है वो किस कैटेगरी के अंदर बटे हुए लोगों के अंदर। मतलब हमारे हिसाब से तो वही है 5 स्टार 4 स्टार, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग होंगे जो 4 स्टार प्रेफर करते हैं, कुछ लोग सिर्फ 5 स्टार ही जाते हैं और कहीं नहीं जाते। कई लोग होंगे जिनको 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, चलेगा, रेट सही मिले बस। कई लोग होंगे जो 3 स्टार रहते होंगे, कॉस्ट रहते होंगे। तो क्या है हमारे देश का, ये पूरा थोड़ा सा आइडिया बताओगे। देखिए, बुटीक होटल्स हैं जो किसी कैटेगरी में नहीं आते। आपको बुटीक होटल्स 2 स्टार में भी मिलते हैं और बुटीक होटल्स 4 स्टार में भी मिलते हैं। तो अपने आप को किसी कैटेगरी में नहीं डालते, वो एक अलग है सबका। उनके कमरे भी अलग है। कभी कभी बुटीक होटल्स में 15 कमरे होते हैं और 15 के 15 अलग है। तो कोई कैटेगरी में नहीं होते वो। बुटीक के अलावा फिर आपके 2 स्टार आएंगे, और उसके जैसे ओयो टाइप के होटल्स हो गए आपके, जो हर जगह स्टैंडर्डाइज है। फिर आपके 3 to 4 स्टार होटल्स आ जाएंगे, लेमन ट्री, रॉयल ऑर्किड, फर्न, जिनके हर जगह स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मिलेंगे। आपको पता है, मैं जहां भी जाऊंगा मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, सेम एक्सपीरियंस मिलेगा, उसी वर्दी में लोग मिलेंगे, डिश का नाम भी सेम होगा, कॉफी का नाम भी सेम होगा। फिर आपके 4 स्टार होटल्स टाइप के आ जाते हैं। उसके बाद तो फिर आपके 5 स्टार होटल आ जाते हैं। अब जो इंडिया की जो पब्लिक है, यस वी आर वेरी वेरी प्राइस सेंसिटिव। और ये जो एग्रीगेटर्स है, इन्होंने पिछले 15 साल से 5 स्टार को हमेशा 4 स्टार के रेट पे बेचा है, 4 स्टार को हमेशा 3 स्टार के रेट पे बेचा है। इसीलिए अभी तक इंडियन पब्लिक ने कभी 5 स्टार के पूरे पैसे दिए ही नहीं है। वी डोंट नो व्हाट अ 5 स्टार होटल इज, बिकॉज हमने कभी पूरे पैसे दिए ही नहीं है। अभी तक डिस्काउंटिंग चल रही है और
आगे भी शायद चलती रहेगी। पहले तो ये बताओ कि मार्केट शेयर क्या है, कि अगर हम एग्रीगेटर्स ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर बात करके चले, एग्रीगेटर्स वर्सेस जो अलग से आ रहा है। कुछ लोगों को ये सुन के बहुत दुख होगा और कुछ लोगों को बड़ी खुशी होगी, लेकिन डिपेंड करता है कौन से होटेलियर्स है, कौन सी एग्रीगेटर की सपोर्ट टीम में बैठे हैं। तो मैं 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार होटल्स की बात करता हूँ। 30 to 50% के आसपास ये लोग अपना शेयर रखते हैं अभी, और 30 से नीचे रखने की कोशिश करते हैं। बाकी उनके पास आता है, उनकी जो सेल्स टीम है, जो ट्रैवल एजेंट्स के पास जाती है, कॉर्पोरेट्स के पास जाती है, 2 सेल्स टीम हो गई, और 10 से 15% उनका डायरेक्ट बिजनेस आता है, जिसको वो हमेशा बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पहले 5-7% होता था। अब अगर एक छोटा होटल होता है, तो छोटा होटल जो होता है जिसकी कोई रीच नहीं है, 15, 20, 25 कमरे हैं, 3-4 हजार का रूम रेट है, वो अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग में पैसे नहीं कर सकता, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वहां तो 60-70% की डिपेंडेंसी ओटीए के अंदर के ऊपर ही होती है उनकी। और जो उसके नीचे जो छोटे होटल हो गए, जो 10-15 कमरे के हैं, वो या तो ओयो जैसे लोगों को दे देते हैं कि आप ही संभाल लो, आप ही सब कुछ कर लो, या वो किसी कंपनी या कॉर्पोरेट को दे देते हैं कि हमने उनको दे दिया, हमारे को फिक्स रेंट मिल जाए। और अगर मैं इसकी बात करके चलूं, जैसे आपने बताया, वो कई होटल्स है जो 10 से 15% खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि वो एग्रीगेटर को कमीशन नहीं देना चाहते। बिल्कुल, एग्रीगेटर और जो होटल्स के बीच में जो दोस्ती है, वो इसलिए है क्योंकि 30, 40, 50% बिजनेस भी आ रहा है। लेकिन वो हमेशा ये सोचते हैं कि एग्रीगेटर ने अगर रेट बढ़ा दिया या उन्होंने अपने हिसाब से कभी कोई ऑफर मांगा, तो हम कभी होटल्स मना नहीं कर पाते। तो वो एक तरीके से दोस्ती है, लेकिन हमेशा ये होता है कि अब उनका शेयर कम किया जाए। बिहाइंड द सीन्स हर होटल चाहता है कि एग्रीगेटर का शेयर कम किया जाए, लेकिन जितनी एडवर्टाइजिंग डॉलर्स एग्रीगेटर के पास है, वो शेयर कम होने नहीं देते। हाँ, ये जरूर होता है कि एक एग्रीगेटर से दूसरे के पास चले जाता है बिजनेस, लेकिन रहता उन्हीं के पास है। होटल्स, क्योंकि होटल्स इतना लंबा सोचते भी नहीं है शायद। होटल्स चाहते बहुत कुछ है, लेकिन होटल्स इतना लंबा सोचते भी नहीं है कि एक रीमार्केटिंग कैंपेन को 100 दिन तक चलाया जाए या वेट किया जाए, एक सीजन खत्म होगा तो पैसे आएंगे। होटल्स कहते हैं जो मैं खर्च रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, मुझे उसी महीने, मैक्सिमम 2-3 महीने में रिजल्ट दिखाओ। ओटीए कहता है कोई बात नहीं, मैंने एक 2 नाइट्स 3 डेज का पैकेज बेचा गोवा में, और वो कोई बात नहीं, मेरा 15 दिन 20 दिन 50 दिन ऐड चलेगा, उसके बाद भी बिक जाएगा, तो कोई बात नहीं। तो मार्केटिंग डॉलर्स को हम लोग बीट नहीं कर पाते, तो इसलिए ओटीएस की डोमिनेंस है और हमेशा रहेगी। और ओटीएस क्या परसेंटेज लेते हैं अगर हम हर कैटेगरी में बात करके चले? सो नॉर्मली जितना छोटा होटल या जितने होटल की कम, देखिए ज्यादातर ये देखा गया है कि ओटीएस और गूगल में एक चीज सिमिलर है कि उनके कस्टमर है जो होटल के कस्टमर है। गूगल पे भी अगर आप जाते हो तो गूगल कहता है कि मेरे को अपने कस्टमर को बेस्ट सर्च दिखाना है, मुझे नहीं पता क्या सर्च अच्छी है। अगर मेरा कस्टमर कहता है साहिल खन्ना होटल लिमिटेड अच्छा है और सब उसी पे जा रहे रिव्यू लिख रहे हैं, तो मैं उसी को ऊपर दिखाऊंगा। तो क्योंकि मेरा काम है कस्टमर को जो अच्छा लगता है वही चीज दिखाना। सिमिलरली ओटीएस को, जो कस्टमर को होटल अच्छा लगता है, अगर आपका होटल फेमस है किसी कारण से, या वहां बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, या वहां का खाना अच्छा है, किसी भी तरीके से वो अच्छा है, तो ओटीएस को वो होटल चाहिए अपनी लिस्टिंग में। तो वहां तो होटल ओटी आपसे निगोशिएट कर देंगे कि यार आपका होटल बड़ा फेमस है, सब लोग आते हैं, हमारे पास आ जाइए, हम कर देंगे 15%, 20%, 25%। और जहां आपने नया होटल खोला, या आपको पता है कि आपके पास 100 कमरे हैं और आप 70% ऑक्यूपेंसी चल रही है, और आपने 50 कमरे और खोल लिए, अब ओटीएस को पता है कि यहाँ तो आपको हमारी जरूरत है, तो फिर 25, 30, 35% तक भी चले जाता है। और ये लोग खुद से क्यों नहीं मार्केट करना चाहते? क्योंकि मेरे हिसाब से 30-35% में तो खुद भी किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, 30-35% में खुद भी किया जा सकता है। बट द थिंग इज, इसके पीछे 2 कारण है। एक ये है कि आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग चलाने के लिए आपको 4-5 चीजें चाहिए। एक, आपको कोई क्रिएटिव का बंदा चाहिए, कोई आदमी थोड़ा सर्च समझ ले, थोड़ा कोई पेड एडवर्टाइजिंग समझ ले, कोई ग्राफिक डिजाइनर समझ ले आपका, और इन सब के ऊपर एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो संभाल ले। होटेलियर्स तो खुद संभाल नहीं सकते। तो ये जब 5 लोगों की टीम का खर्चा आता है, पहली बात उससे डर जाते हैं। जब कुछ लोग सोचते हैं नहीं यार 35% हम दे सकते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है इनको संभालेगा कौन। और एक कारण और है कि जो टीम जब समझ जाती है और समझदार हो जाती है, वो एक होटल्स को चेंज करके दूसरे होटल में जाती है। तो होटल के पास कभी इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग टीम कोई बहुत सॉलिड होती नहीं है, उनके पास नए आइडियाज भी नहीं होते, तो हमेशा वो एजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो उस तरीके से
5 स्टार होटल्स कर पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन जो 4 स्टार एंड बिलो ज्यादातर होटल्स हैं वो अपनी मार्केट डोमिनेंस इस हिसाब से नहीं बना पाते और रेगुलर फ्लो नहीं बना पाते। कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी होती है, पीआर ब्रांडिंग मार्केटिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, जिस तरीके से वो अपनी फोटोग्राफी वगैरह करते हैं वो वर्ल्ड क्लास होती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो उनके डीएनए में मेरे ख्याल से अभी तक गई नहीं है ज्यादातर होटल्स की। तो अगर अब मैं आपके ऊपर आता हूँ, तो अगर कोई एक आ रहा है रेस्टोरेंट वाला आपके पास, होटल वाला आपके पास में, तो कैसे उसकी मार्केटिंग करी जाती है? मैं हर कैटेगरी की बात करके चल रहा हूँ। एक बुटीक आ रहा है, ओयो टाइप्स आ रहा है और बड़े भी आ रहे हैं। ठीक, और हमने ओयो का भी सबसे पहले इंडिया की वेबसाइट हमने उसकी बनाई थी और उसके बाद बाकी सारे होटल्स की भी बनाई थी। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ जो मेरे हिसाब से हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम उनसे पूछते हैं कि आप बताइए आपकी सबसे 5 टॉप डोमेस्टिक मार्केट कौन सी है। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, साहिल की कोई एक होटल है, होटल साहिल खन्ना इंटरनेशनल, और वो है बॉम्बे के अंदर जुहू बीच के पास, 100 कमरे हैं उनके पास, और वो हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हम पूछते हैं कि आपके पास 5 सबसे बड़ी डोमेस्टिक मार्केट कौन सी है। तो वो कहते हैं बॉम्बे में हमारे पास बिजनेस गोवा से आता है, कलकत्ता से आता है, गुजरात से आता है, चंडीगढ़ से आता है। 5 सिटीज बता दीजिए, ठीक है। फिर 5 इंटरनेशनल मार्केट बता दीजिए, वो इजराइल से आता है, लंदन से आता है, अबू धाबी से आता है, यूके से आता है, यूएस से आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया टॉप 5 डोमेस्टिक मार्केट, फिर टॉप 5 इंटरनेशनल मार्केट। थर्ड सवाल हम उनसे पूछते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जो गोवा से आ रहा है वो कितनी बार आता है आपके होटल में, जो बॉम्बे से, जो गुजरात से आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है, जो लंदन से आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है। फिर हम उसको लिख लेते हैं कि कौन आदमी कितनी बार आ रहा है। चौथा क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं, होटल इंडस्ट्री में बड़ा कॉमन टर्म है LOS, लेंथ ऑफ स्टे, कि जो गोवा वाला आ रहा है वो कितने दिन रुकेगा, लंदन वाला कितने दिन रुकेगा, ये 3 नाइट्स रुकेगा, वो 5 नाइट्स रुकेगा, वो 7 नाइट्स रुकेगा। उस हिसाब से फिर एक चार्ट बना लेते हैं कि कौन आदमी किस किस कितनी देर के लिए आ रहा है, कितने दिन रुकेगा। फाइनल क्वेश्चन उनसे ये पूछा जाता है कि किस कारण से आ रहे हैं। मे बी आपका होटल कोर्ट के पास है तो कोई कोर्ट केस के लिए आ रहा है, अब कोर्ट केस 10 दिन भी चल सकता है तो 10-10 दिन रुकता है। कोई आदमी इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके आसपास कोई एयरटेल की बिल्डिंग है और वो एयरटेल में काम करता है, कोई कॉर्पोरेट टावर है। कोई हो सकता है कि आपके वहां कोई मॉल है जहाँ शादियों के मनीष मल्होत्रा के कपड़े मिलते हैं, तो वहां लोग शादी की शॉपिंग करने आते हैं। तो किस कारण से ये लोग आते हैं, फिर वो लिखा जाता है। फिर जब ये 5-6 क्वेश्चंस के मेरे को आंसर मिल जाते हैं, उसके बाद मेरे पास कीवर्ड भी है कि किसको फोकस करना है, कोर्ट के पास या मॉल वाले कीवर्ड, या डिजाइनर के पास, या शादी के लिए। हमारे को उनके रीजंस भी पता लग गए और ये भी पता लग गया जो 4 नाइट्स के लिए रहेगा और 5,000 का कमरा है वो 20,000 वाला कस्टमर है। जो लंदन वाला आ रहा है वो साल में एक ही बार आएगा और 3 नाइट्स के बाद वो बॉम्बे से गोवा चले जाएगा, तो शायद वो मेरे लिए छोटा कस्टमर है। वहां से हमारे को पता लग जाता है किसके पीछे हमारे को कैंपेन चलाना है। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रैटेजी होती है। उसके बाद उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि ये जो लोग आ रहे हैं, ये रूम्स, बेवरेज और रूम्स, F&B और वेडिंग, इन तीनों में मेरे को कितना रेवेन्यू देंगे। जो आदमी लंदन से घूमने आ रहा है वो 3 दिन 4 दिन रुकेगा, खाना ब्रेकफास्ट जरूर खाएगा मेरे साथ, हो सकता है डिनर भी खाए, लंच नहीं खाएगा, वो शॉपिंग करने गया हुआ। और जो आदमी शादी पे आ रहा है वो लंच करेगा, जो आदमी कोर्ट केस के लिए आया हुआ है वो रोज शाम का डिनर जरूर करेगा मेरे साथ। तो उस हिसाब से डिफरेंट हम उनके लिए पैकेजेस बनाते हैं। और फाइनली सबसे प्रॉफिटेबल चीज, जिसको आज भी साहिल में 13 साल से ये काम कर रहा हूँ, आज भी होटल्स इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर रहे जितना करना चाहिए, जो सबसे प्रॉफिटेबल चीज है वो है वेडिंग्स। और एक आदमी जब रूम्स के लिए आता है, उनको ज्यादातर होटल्स रूम दिखा के खाना खिला के भेज देते हैं। उनसे कम होटल्स ये पूछते हैं कि आपके घर में कौन कौन है, बच्चे कितने बड़े हैं, टू बी एबल टू गेट एन आइडिया दैट इन द नेक्स्ट 24 मंथ्स कोई घर में शादी या आपकी कंपनी का कोई कॉर्पोरेट फंक्शन हमारे होटल में हो सकता है। वो 25-30 लाख रुपए का बिजनेस हम 25-30 हजार रुपए के रूम्स के चक्कर में कभी कभी छोड़ देते हैं। सो कुछ होटल्स हैं जिन्होंने अपना CRM बहुत अच्छा बनाया हुआ है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, जिनमें उन्हें पता होता है कि साहिल खन्ना को नीले रंग की टी-शर्ट पसंद है और वो उनको जब भी आएंगे उनको कंटेंट बनाना है तो उनको किस तरीके का कमरा दिया जाए। उनके पास आसपास उनकी टीम होती है कंटेंट वाली, तो कम से कम 2 कमरे साथ में। सो दे नो, सो द होटल्स दैट आर इन्वेस्टिंग इन अ CRM, दे आर एबल टू गेट, उनको हम बताते हैं आपके पास CRM है और आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो आपके कस्टमर को आपको रूम्स, F&B और बैंक्वेट तीनों की स्ट्रेटजीज हम देंगे। बट आई वुड से 60-70% ऑफ द पीपल से यार सिर्फ रूम्स को बेचते हैं, बाकी चीजें रहने दो, हमारी सेल्स टीम कर देगी, ये सब कर देगी। इंटरनेट पे शादियों को और F&B को ज्यादा नहीं लेके आते।
अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि खाने का बिल भी 10-15 हजार बन जाता है। तो खाने का कैक भी कैलकुलेट करके खाने का गेस्ट भी किया जा सकता है। एक होटल के आसपास 5 किलोमीटर रेडियस के आसपास जब हमने ऐड चलाते हैं तो डिनर के भी ऑर्डर्स आते हैं, लंच के भी आते हैं, सब कुछ आता है। लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं होटल मार्केटिंग करो, रूम्स का रिजल्ट दो और खत्म करो। ठीक है, ये बहुत बहुत बढ़िया बात बोली है। तो बेसिकली आपने बताया कि एक तरह से आपको एक कस्टमर 3 तरीके से पैसे अर्न करके दे सकता है। एक वो आप पे स्टे करेगा, दूसरा वो खाएगा, और तीसरा आप का कोई कॉर्पोरेट फंक्शन है, शादी वाला फंक्शन है, तो तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। अगर हम कस्टमर को बुलाने की बात करके चले, तो कस्टमर को बुलाने की स्ट्रेटेजी आपने बताई कि हमने उनसे क्वेश्चंस पूछे, बेस्ड ऑन दैट हमने टारगेटिंग करी और ऐड चलाई। अगर हम बात करके चले फूड एंड बेवरेजेस की, तो हमने एक तो अपसेल किया उन लोगों को कि भाई आप रह रहे हो तो आपको ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों साथ में ले लो, तो ये डिस्काउंट है, ये है, वो है प्लान का, ये उसके हिसाब से पैकेजेस बना लिए। या फिर हमने अपने लोकेशन के आसपास ऐड चलाई, ऑफर्स चलाए कि यहाँ पे डिनर है, ये डिस्काउंट पे चल रहा है, आ जाओ, ये जो भी है, ठीक है। और तीसरा हो गया वेडिंग। वेडिंग के अंदर हम टारगेट कर रहे हैं कि हमने उनसे डेटाबेस में अपना सीआरएम स्ट्रॉन्ग कर लिया, ताकि हमको पता लग जाए कि आने वाले कुछ 2 साल के अंदर अंदर कि उनके घर में कोई शादी फंक्शन कुछ भी होने वाला है। अगर होने वाला है तो हमारी वो पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस और उनको हम मार्केट कर सकते हैं। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी यही है। इसमें सिर्फ एक चीज है कि खाने का भी ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देखा जा रहा है कि लोग होटल्स में आके जोमेटो को ऑर्डर कर रहे हैं, स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, और बहुत सारे होटल वाले तो अपने गार्ड्स को भी बोलते हैं, दरवान को भी बोलते हैं, या स्विगी वालों को बताने दो, जोमेटो वालों को बताने दो, बट द थिंग इज द कस्टमर वांट्स इट, यू कांट हेल्प इट। तो आज बहुत सारे होटल्स ने ये चेंजेस करने शुरू करे, और मेरे हिसाब से जो होटल वाले अगर देख रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि अगर आपका कस्टमर 3 दिन के लिए आ रहा है, आप उनको एक क्वेश्चनर में भेज दीजिए, व्हाट इज योर प्रेफरेंस ऑफ ईटिंग। क्या आप सिर्फ दाल चावल खाना चाहते हैं, क्या खिचड़ी खाना चाहते हैं, घर का खाना खाना चाहते हैं, या रात को बटर चिकन, आपकी मर्जी का डाइट पे हो, कीटो डाइट पे हो, किस टाइप, उस टाइप का खाना बनाया जा सकता है। उसके बाद कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज टुडे द ओनली थिंग that is not available very easily is custom made food। और आपके पास शेफ है, आपके पास रेस्टोरेंट है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट यहाँ आई थिंक एक बहुत बड़ी फूड अपॉर्चुनिटी है जो होटल्स मिस कर रहे हैं। एक थोड़ा सा ऑडियंस माइंडसेट भी जानने की कोशिश करते हैं कि ऑडियंस माइंडसेट क्या है वहां पे, क्या लोग, प्रॉब्लम क्या है, क्या प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, या फिर लोग वैल्यू के पीछे जा रहे हैं, या कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं कि जिनको पैसे मैटर नहीं करते, मेरे को खाना अच्छा मिल रहा है, या कई लोग सिर्फ लोकेशन मैटर करते हैं कि मुझे यहीं रुकना है और कहीं नहीं रुकना है। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। ये 3-4 तरीके से इसका चलता है, और उसी हिसाब से हम टारगेटिंग भी करते हैं कस्टमर्स को होटल्स में लाने के लिए। नंबर 1 इज कि देयर आर लोकेशन स्पेसिफिक ऑडियंस। ये वो लोग हैं जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, कि वो एयरपोर्ट के पास ही रहेंगे। जैसे दिल्ली में जो एयरपोर्ट के पास वाला एरिया है, वो सारा कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए बना था। 1 रात 2 रात रुकना है, कॉर्पोरेट गुड़गांव में मीटिंग्स करनी है, वो साउथ दिल्ली में नहीं आएंगे। वो 1 घंटा जाना 1 घंटा आना उन्होंने नहीं करना। तो ये तो लोकेशन स्पेसिफिक हो गए। बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर, हर बड़ी सिटी में कुछ लोग एयरपोर्ट के पास ही मीटिंग्स करके चले जाना चाहते हैं, कुछ लोग सिटी सेंटर में रहना चाहते हैं। जो सिटी सेंटर में रहेगा, एयरपोर्ट नहीं रहेगा, एयरपोर्ट वाला वहां नहीं रहेगा। तो ये तो लोकेशन स्पेसिफिक ऑडियंस हो गई। दूसरी ऑडियंस हो गई जो कहती है कि हमारे को स्टेकेशंस, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है आज की डेट में, 10 से 20% का सेगमेंट बन गया है, कि सैटरडे और संडे जब होटल्स के 2 टाइप के होटल्स है मोटा मोटा साहिल। एक है आपके लेजर होटल्स, जहां आप लोग खेल कूद, स्विमिंग, रिजॉर्ट, वेलनेस, स्पा, इस टाइप के लेजर होटल्स हो गए। और एक हो गए आपके बिजनेस होटल्स। अब क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे बिजनेस होटल्स अच्छे चलते हैं, और लेजर होटल थोड़ा कम होता है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे लेजर होटल ऊपर चलने लग जाते हैं, बिजनेस होटल थोड़ा नीचे चले जाता है, क्योंकि बंदा घर जाता है। अब लोगों ने कहा यार ऐसा क्यों है कि ये जो लोग हैं, जो हमारा बिजनेस कम करके ये लोग लेजर होटल में जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं, खाना खाते हैं, बच्चों को स्पा लेके जाते हैं, यही है ना। तो ये सारी चीजें तो हमारे पास भी है। तो आज की डेट में बिजनेस होटल्स भी वीकेंड का स्पेशल ऑफर निकालते हैं कि आप हमारे पास आइए, बच्चों को लेके वीकेंड पे अपने बच्चों को लेके आइए, हमारे साथ रहिए, स्विमिंग पूल और आपकी लॉन्ड्री भी हम करेंगे, सब कुछ ये करेंगे, और वही रहो, थोड़ा गोल्फ खेलो, थोड़ा मसाज करवाओ, थोड़ा स्पा जाओ, ऑल दोस थिंग। तो लोग अब क्या कर रहे हैं, कहते हैं अपने वाइफ और बच्चों को कि देखो मंडे टू फ्राइडे मैं बॉम्बे काम पे जा रहा हूँ, तुम लोग फ्राइडे आ जाना, मंडे 7 को वापस आ जाएंगे। तो इस टाइप का जो बिजनेस है ये बहुत ज्यादा चल रहा है। कोविड से पहले 8-10% था, कोविड के बाद ऑलमोस्ट 20% तक हो गया ये बिजनेस। बहुत बड़ा सेगमेंट है कि लोग अपने ही सिटी में कहते हैं यार सैटरडे संडे घर पे खाना नहीं बनाना, हमारे को लॉन्ड्री नहीं करनी,
हमारे को कुछ नहीं करना, हम एक कमरा अपने अपने घर के 5 किलोमीटर रेडियस के होटल में शिफ्ट कर देते हैं, उसको लॉन्ड्री पकड़ाएंगे और वो खाना पीना करेंगे, बच्चे स्विमिंग पूल में होंगे, पापा और मम्मी को ये भी नहीं बोलेंगे कि आप तो पूरा टाइम काम करते रहते हो, कहते हम ले आए तुम्हारे को, खिला भी दिया, फैमिली टाइम भी हो गया। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट निकल के आया है। तो ये सेकंड हो गया, एक तो लोकेशन बेस्ड हो गया, एक स्टेकेशन जो अपना फैमिली वाला हो गया। तीसरा ये है ऑफ पीपल हु आर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हमेशा और हमेशा डील ढूंढ रहे होते हैं, या तो एक्सपीडिया से डील दे देंगे, या मेक माई ट्रिप से दे देंगे, या डायरेक्ट होटल से दे देंगे। यहाँ आज की डेट में होटल के जनरल मैनेजर्स ने बहुत अच्छा काम करना शुरू किया है। उनको ये समझ आ गई, क्योंकि होटल जनरल मैनेजर इज लाइक द ओनर ऑफ द होटल। उसने जो बिल्डिंग का जो ओनर होता है होटल का, उनको उन्होंने एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बना के देना होता है, तो उनको सैलरी प्लस बोनस वहीं से मिलता है। तो उनको पता है कि अगर मैं एक बार किसी ओटीए से कस्टमर ले आऊं, तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ वन टाइम कस्टमर। उसके बाद मिस्टर साहिल खन्ना के साथ 15 मिनट में लंच करूंगा, उनकी टीम के बारे में समझूंगा, उनकी कॉन्टैक्ट के बारे में समझूंगा, और अगली बार मिस्टर साहिल खन्ना को बोलूंगा आप मेरे को अपने आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए। सो द एम ऑफ द होटल जनरल मैनेजर इज टू गेट नाउ डायरेक्ट कस्टमर्स, जो थर्ड पार्टी से नहीं आएंगे, उनके पास डायरेक्ट आएंगे, उनकी किटी में माना जाएगा वो। तो वो थर्ड टाइप का कस्टमर होता है जो, अब ये बात आपने ऑडियंस की पूछी, ऑडियंस को भी पता है कि जनरल मैनेजर इज लुकिंग फॉर मी टू कम डायरेक्ट, तो दे आर आल्सो सेइंग कि आप बताइए आप मेरे को क्या एक्स्ट्रा डील दे सकते हो, या कुछ एक्स्ट्रा क्या दे सकते हो। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट मनी, इट इज अबाउट द फैसिलिटीज दैट आई वांट। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं 6 फुट 2 इंच का हूँ, थोड़ा साइज मेरा ज्यादा बड़ा है, तो मेरे को तो आई नीड अ प्रॉपर किंग साइज बेड एंड आई नीड अ जूनियर स्वीट, लेकिन आई नॉर्मली गेट अ जूनियर स्वीट एट द प्राइस ऑफ अ डबल डीलक्स रूम। तो इस अगर कोई मुझे कहता है कि ठीक है सर, लेकिन अगर आपको ये अपग्रेड चाहिए ना मेरे से, तो आपको कम से कम 4 दिन रहना पड़ेगा, और मेरे को आपको ये अपग्रेड मैं सिर्फ थर्सडे फ्राइडे दे सकता हूँ, मंडे ट्यूसडे नहीं दूंगा। तो मैं अपना ट्रैवल थर्सडे फ्राइडे कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ आपके ऑडियंस को, लिसनर्स को। हम लोग ओटीएस की और एग्रीगेटर की वेबसाइट पे जाते हैं, डेट डालते हैं 17th, 18th, 19th। अब एग्रीगेटर्स का क्या है, उनकी रीमार्केटिंग चलती है। अगर उनको पता है कि आपने 20 तारीख को आना है और आपने 17 को, और आपने 15 दिन पहले चेक किया आप नहीं आए, अब आप 10 दिन बाद फिर जाओगे और उसी डेट को चेक करोगे, उनको पता है कि आपने आना है, उस हिसाब से वो अपने रेट्स को आगे पीछे करते हैं। और लेकिन अगर आप डायरेक्ट होटल की वेबसाइट पे लोग नहीं जाते, उनकी बुकिंग इंजन पे, हर होटल की वेबसाइट पे एक बुकिंग इंजन होता है, वहां भी 17 की डेट, 18 का चेकआउट वगैरह जो भी डाल के देखिए, आपको कुछ ऐसे ऑफर्स मिलेंगे विच आर वेबसाइट ओनली ऑफर्स विच द होटल्स हैव क्रिएटेड डायरेक्टली ओनली फॉर द डायरेक्ट कस्टमर्स। तो एक बार थर्ड पार्टी एग्रीगेटर पे जाने से पहले आई वुड सजेस्ट कि होटल की बुकिंग पे जाके देखिए, कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो कहीं नहीं मिलेंगी। ये मैंने भी किया है, मैंने लॉजिकली ना, मैं अभी गोवा गया था, तो उस टाइम पे मैंने यही किया था, मैंने डायरेक्टली होटल पे कांटेक्ट करके, जो मेरे को डील मिल रही थी एजेंट से, एजेंट मुझे मतलब ओटीए से भी सस्ता देता है, उससे बेटर मुझे वहां से डील मिल गई थी। परफेक्ट, दैट्स द वे टू गो। और सस्ती के अलावा मुझे 3 टाइम मील मिला था। मैं तो रिजॉर्ट में वही स्टेकेशन टाइप्स गया था कि आराम से पड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो तीनों टाइम का मील मैंने वही अंदर ही लिया था। वही है ना कि उन्होंने आपके हिसाब से बात को समझ लिया। और एक कभी कभी क्या होता है, ओटीएस बहुत पावरफुल है, और ओटीएस की जो वैल्यू है मार्केट में, उनको कोई हटा नहीं सकता, दे आर वेरी वैल्यूएबल। बट समटाइम्स होटल्स को ये समझना जरूरी है कि होटल्स के पास एक हुक्म का इक्का है जो ओटीएस के पास नहीं है, और वो है पर्सनलाइजेशन। आप फोन करके होटल के जीएम से 10 मिनट अपनी कहानी बता सकते हो, मैं साहिल खन्ना हूं, मैं यूट्यूबर हूं। ओटीए में कोई ऐसी पर्सनल रिलेशनशिप के लिए उनके पास शायद समय नहीं है। सो इसीलिए दैट इज वन रूट दैट कैन आल्सो बी लेवरेज्ड टू गेट बेटर डील्स। ठीक है, और अब थोड़ा सा उसकी तरफ आते हैं, मार्केटिंग की तरफ। अगर मैं बात करके चलूं गूगल एड्स वर्सेस सोशल मीडिया एड्स, तो आपने क्या देखा है कि किस में ज्यादा फोकस है? क्योंकि गूगल एड्स से क्वालिफाइड लीड आ रही है जिसको जाना है, वर्सेस सोशल मीडिया में हम अवेयरनेस चला रहे हैं कि भाई हमारा एक ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो कौन सा ज्यादा चलता है? तीनों बातों में मैं आऊंगा, पहले वेडिंग, उल्टा चलूंगा इस बार, पहले वेडिंग और फिर एफएनबी और फिर उसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देख लेते हैं कि भाई वेडिंग तो 15-20 लाख से कम की होने नहीं वाली, तो इसमें तो हम फेसबुक का एड भी चलाएंगे, और इसमें हम गूगल एड भी चलाएंगे, इसमें हम यूट्यूब एड भी चलाएंगे, क्योंकि अगर टोटल 40,000 50,000 भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया और हमारे को 10,000 की एक लीड भी पड़ी, तो अब 10 लीड के बाद एक कन्वर्जन अगर आ गया तो ₹1,00,000 की एक लीड हो गई, नो प्रॉब्लम। सो वो एक बड़ा टिकट हो गया। सो वहां हम हर जगह ऐड चलाएंगे, नो प्रॉब्लम। अब आ गया फूड के ऊपर। फूड के ऊपर हम एक नॉर्मल ब्रेकफास्ट लंच के ऊपर ऐड नहीं चलाएंगे, वी विल रन इट ऑन अ स्पेशल ऑफर। फैमिली ऑफ 4 डाइन विद अस ऑन फ्राइडे
स्टे विद अस एट दैट नाइट, नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके घर जाइए। कोई ऐसा 15-20 हजार रुपए का पैकेज बना के फिर उसको हम फेसबुक पे भी चलाएंगे और गूगल पे भी चलाएंगे। तो वी ट्राई टू मेक बिगर पैकेजेस हैपन, चाहे आपके पास छोटा पैकेज हो लेकिन उसको हम बड़ा बनाते हैं और उसके बाद उसको मार्केट करते हैं। क्या यहाँ पे हम ऐसा भी करते हैं कि हम यहाँ पे चाहे लॉस ले ले, पर हमको ये पता है कि कस्टमर एक बार हमारे पास आ गया तो हमारे पास उसका पूरा डेटाबेस आ गया, फ्यूचर में हम उसको कभी भी पिच मार सकते हैं। खासकर ये जो चेन होटल्स है उनके लिए बहुत एडवांटेज हो सकती है इसके अंदर कि आपने घर के आसपास के 5 किलोमीटर के अंदर कोई बहुत 5 स्टार वाला था, तो आपने वहां पे कस्टमर को बुला लिया, उसको समझा दिया, उसको अच्छा लग गया, आपके पास डेटाबेस में सारी एंट्री आ गई। कल को जब उसको गोवा जाना था या किसी भी कॉर्पोरेट इवेंट के लिए जाना था, तो हम उसको पिंग कर करके फ्यूचर में बढ़ाए जा रहे हैं। हम मार्केटर्स ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन होटल पीपल आर नॉट मार्केटर्स, और वो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट पिछले 10 साल से मैंने जितनी भी पिचेस करी है, 1000-1500 पिचेस करी होंगी, 2000 पिचेस करी होंगी, ये वाली बात नहीं आप कितने पैसे लगाओगे, कितने लेके आओगे, ये बता दो। ये लॉन्ग टर्म डेटाबेस बिल्डिंग इज सो ब्यूटीफुल फॉर होटल्स बिकॉज दैट्स व्हाट ओटीएस आर डूइंग। आपकी बात 100 में से 100 है, अगर कोई भी होटल सुन रहे हैं उनकी साहिल की बात सुननी चाहिए, बट मोस्ट होटल्स आर नॉट डूइंग। मतलब इंडिया में अभी भी हम देख के चले तो वो लाला वाला सीन चल रहा है, चाहे वो 5 स्टार हो, चाहे बुटीक हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, कि यार मैं अगर 10 रुपए दे रहा हूँ तो मुझे कितने रुपए कमा के दे रहे हो, बस मुझे ये बताओ। मैं लाइफ टाइम वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, कितना फ्यूचर में मिलेगा क्या नहीं। दैट इज व्हाई ओटीएस आर सेइंग कि आप मेरे को 25-30% दो, आपको तो मैं क्लियर हिसाब दे रहा हूँ। तो उन्होंने ओटीएस के हाथ में इतनी बड़ी डोर दे दी कि जब वो 30-40% तक चलेंगे तब जाके सब लोग जाके ओ माय गॉड ये ज्यादा हो रहा है। सी मेरे हिसाब से अगर 15 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था अपना होटल का मार्केटिंग और ये, तो मेक माई ट्रिप, यात्रा, सारे ओटीएस नहीं आए थे। आई थिंक दे आर द बेस्ट कंपनीज, very ethical companies, they know what to do. But the thing is, I still feel after so many years, there is a gap between hotels and the OTAs कि उनको एक ट्रेनिंग हो कि यार हमारे 100 कमरे, कितने कमरे हमने आपको किस रेट पे बेचने हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास वही साहिल खन्ना इंटरनेशनल बॉम्बे में होटल है, 100 कमरे, एक कमरा जो है $100 का बिकता है, रोज का हमारे $10,000 है, और अगर 70% ऑक्यूपेंसी चलती है तो हमारा फुल ऑक्यूपेंसी चलती है तो $300,000, हाफ ऑक्यूपेंसी चले तो देखिए मान लीजिए 150, तो 60-70 लाख रुपए का आपका बिजनेस आ रहा है। अब आपको लगता है कि नहीं मेरे को उसको 30% बढ़ाना है और 90 लाख तक लेके जाना है, तो अब आपने देखना है कि 90 लाख के अंदर आपके पास कितने कस्टमर आ रहे हैं। एक आपके पास कस्टमर आ रहा है जो एक ओटीए से आ रहा है जो 30% डिस्काउंट में आ रहा है, एक आ रहा है जो ट्रैवल एजेंट से आ रहा है वो 20% डिस्काउंट में आ रहा है, एक कॉर्पोरेट से आ रहा है जो 10% डिस्काउंट पे आ रहा है लेकिन पेमेंट 3 महीने बाद आ रही है, और एक है जो साहिल खन्ना खुद ही साहिल खन्ना के होटल में आ रहे हैं, वो डायरेक्ट कैश दे रहे और वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट और कुछ ऐसी सर्विसेज मांग रहे हैं जो आपको 7-8% में हो जाती है। अब आपने उन सबका एग्रीगेट निकालना है और देखना है कि मेरा टोटल जो है 16, 17, 18% में मेरा होटल चल रहा है। अगर मैं ओटीए को बढ़ाऊंगा तो मेरा ये 16, 17, 18% बढ़ जाएगा, तो इनको इतना ही रहने दो 30-35 के बीच में। जो ट्रैवल एजेंट है और वो है उनको 2-4-5% उठाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो डायरेक्ट साहिल खन्ना जैसे लोग जो सिर्फ छोटी सी सर्विसेज मांग के खुश हो जाते हैं कि आप मेरे को एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट ये सब दे दो, जिनसे मैं 7-8% में भी कर सकता हूँ, वो मेरे सबसे चहेते कस्टमर्स है। सो मेरे को वो चीज बढ़ानी चाहिए। तो दैट इज हाउ अ होटल शुड प्लान इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, और फिर हर प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसमें मैं गूगल एड्स करूंगा, इसमें मैं फेसबुक एड्स अफोर्ड ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं 3 महीने वेट नहीं कर सकता। तो जब हम इस टाइप की मार्केटिंग एजेंसीज के साथ होटल्स बैठ के बात करेंगे तो उनको हर कस्टमर का एक आरओआई पता लगेगा, और फिर एक बार ये बात समझ आ गई तो 1 लाख क्या 1 करोड़ लगाओ, जब आपको पता है कि 1 का 3 मिल रहा है तो ज्यादा क्यों नहीं लगाते। लेकिन उस लेवल की डिटेल्स में साहिल बहुत कम क्लाइंट्स जाते हैं। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया और क्वेरी आ जाएगी और 1 लाख रुपए लगा के पर मंथ 4-5 लाख रुपए आ जाए, 10 लाख आ जाए, दे आर वेरी हैप्पी। उससे आगे की ग्रोथ के लिए जो 4-5 लाख रुपए चाहिए होते हैं बहुत कम होटल लगाने को सोचते हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली मैरियट ग्रुप के साथ देखा है वाला सीन, वो एक कार्ड सिस्टम लेके आ रहा है कि अपना खुद का इन्होंने कार्ड निकाल रखा है, उसका एक छोटा सा अमाउंट किया है, उसके बाद जब भी आप जाओगे तो आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा, आपको फिर वो अपग्रेड मिलेगा, आपको फूड पे डिस्काउंट मिलेगा। तो वो भी एक मेरे को बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लगी इसके अंदर कि जिसकी वजह से आप रिटेन हो गए। अब मेरा अगर पास मैरियट का कार्ड आ गया तो शायद चांसेस ये है कि अब मैं मैरियट ही जाऊंगा, या मेरा कोई रिश्तेदार भी जा रहा होगा, मैं कहूंगा मेरा कार्ड ले जा। Every single international hotel chain on the planet has a card. सबके अपने कार्ड है। तो अब क्या है कि अगर आप ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो
तो आपको पता है वहां भी मैरियट मिल जाएगा, वहां भी जिम मिल जाएगा, वहां उस टाइप की कॉफी मिल जाएगी। मेरे को वो वाली शाम को बकाडी और कोक पसंद है तो वहां वैसे ही बकाडी कोक बार टेंडर बनाएगा। तो मेरे को एज अ बिजी बिजनेस पर्सन मैं हर जगह जाके ये नहीं बताना चाहता कि मेरा नाम अभी आ रहा है, मुझे ये टाइप की ड्रिंक पसंद है, ये खाना पसंद है, सुबह 7 बजे उठना पसंद है और मेरे को स्पा अच्छा लगता है। एक बार मैं मैरियट का कस्टमर बन गया या किसी भी कंपनी का जिन्होंने कार्ड दे दिया, उस कार्ड में मेरे बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं सारे होटल्स को हमेशा ये बताता हूं, मैं हमेशा होटल्स को कहता हूं यू टू विन यू नीड टू बिकम होम। होम क्या होता है, मैं आपको होम का एग्जांपल देता हूं, इंडिया के एग्जांपल देता हूं। 8-9 बजे काम से आए, थके हारे, घर गए, बैग दिया, घर पे हमारा छोटू है जो 10 साल से काम कर रहा है, उसको बैग दिया, उसने मेरे से कुछ नहीं पूछा। मैं अपने कमरे में गया, मेरी शॉर्ट्स पड़ी है, मेरी टी शर्ट पड़ी है, चप्पल पड़े और मेरा मुंह धोने, हाथ मुंह धोने का सामान पड़ा है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू व्हेन आई कम बैक फ्रॉम। उसके बाद मैंने ऑन किया अपना नेटफ्लिक्स और वही चैनल चल रहा है जो मैं सुबह छोड़ के गया था। एसी ऑन है क्योंकि मैं आने वाला था, उनको पता है, और मेरे खाने में वही दलिया आ जाएगा शाम को खिचड़ी के साथ जो मैं खाने वाला हूँ। अभी तक मैंने मुंह जबान नहीं खोली है। इसको मैं कहता हूँ होम, जो मेरे को बिना समझे, बिना कुछ बोले समझ जाता है। अगर यही एक्सपीरियंस आपके पास जब मैरियट या हिल्टन या किसी भी होटल का कार्ड होता है, उनको पता है साहिल खन्ना को क्या खाना पसंद है, सुबह कितने बजे उठना पसंद है। अच्छा, ये तक होता है साहिल कि आप बिस्तरे की कौन सी साइड पे आप चाहते हो कि आपका जो डूबे है वो किस तरीके से फोल्ड करके किस तरीके से आप किस तरफ सोगे, कॉफी किस तरफ रखी जाए, ताकि जब 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 आपको लगता है ना कि मेरे को किसी होटल में जाके बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट पे बात करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, समय नहीं है, हम वहां बात, फोन नहीं उठाते, हम नहीं बात करना चाहते, वही करना चाहते हैं जहां हमारा फोकस है। तो जो होटल अपना एक्सपीरियंस इस हिसाब से बना लेता है कि आपके कस्टमर को आप उतना जानते हो जितना उनको भी नहीं पता कि आज मैं क्या खाना चाहता हूँ, लेकिन आपको पता है कि आप शाम को ये खाना पसंद करोगे, वो होटल चलेगी। उतनी पर्सनलाइजेशन की जरूरत है जो आपको वो कार्ड दे रहे हैं डिस्काउंट के अलावा। और कुछ कैंपेन्स के बारे में बताओगे कि आपने किसी कुछ रेस्टोरेंट होटल्स के कैंपेन किए हो बढ़िया बढ़िया और जो कि बहुत जबरदस्त चले हो? एक चीज का तो आइडिया मुझे मिल गया कि इंडिया के अंदर जो होटल्स है, चाहे वो कैसा भी हो, वो सबके सब मांग रहे हैं आरओआई, और वो भी पहले महीने दूसरे महीने के अंदर। उनको आप एलटीवी कह के नहीं बेच सकते कि कस्टमर हम 2 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में कमाएंगे, पहले लॉस में कर लो। वहां पे ये वाली गेम नहीं चलेगी। उनको फर्स्ट डे से प्रॉफिट चाहिए, उनको और कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या कैंपेन्स क्या बनाए थे आपने? ब्रांडिंग की बात जरूर चलती है, बिकॉज होटल्स आर वेरी 4-5 स्टार होटल्स आर वेरी ब्रांड कॉन्शियस कि ब्रांड शुड बी गुड, हमारी शादियां ऐसी दिखनी चाहिए, वो होना चाहिए। बट इवेंचुअली सब ये होता है कि यार अब 2 महीने हो गए, कुछ आया नहीं, रिजल्ट नहीं आया, तो घूम फिर के आरओआई उसी टाइम चाहिए होता है। और आरओआई बिना पेड एड्स के आता नहीं है, तो पेड एड्स के बिना मेरे को लगता है किसी को कॉन्ट्रैक्ट लेना भी नहीं चाहिए, बिकॉज उसके बिना फिर 2 महीने में कॉन्ट्रैक्ट चले जाएगा। अब जो आप कैंपेन्स का पूछ रहे थे, अब कैंपेन्स का क्या है, जैसे लेमन ट्री होटल्स करके एक ग्रुप है इंडिया में, बहुत पॉपुलर ग्रुप है और बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत बढ़िया तरीके से चलाते हैं उसको। तो ऐसे ही वो फर्क पड़ता है ना साहिल, आप जिन लोगों के साथ काम करते हो और जो लोग ओपन माइंडेड होते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनके साथ कैंपेन भी बड़े बनते हैं। तो उनके साथ हमने एक कैंपेन बनाया, उसका नाम था गॉडजिला। अब ये 5 साल से कैंपेन चल रहा है। 2021 में कैंपेन चलता है, 2022 आ रहा होता है तो 21 में आ जाता है कि 2021 रुपए में आप नेक्स्ट ईयर का रूम बुक कर लो। 2019 आ रहा है तो 2018 में आप रूम बुक कर लो। तो इसको गॉडजिला ऑफर बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी भी होटल के पास कुछ इन्वेंट्री खाली है और आपको लगता है ये इन्वेंट्री मैं भर सकता हूँ कम पैसे में क्योंकि बाकी मैंने हाई इन्वेंट्री में भर दी है, तो एक क्रेजी ऑफर चला के आप एकदम से मार्केट में डोमिनेट कर देते हो। तो इनका जो गॉडजिला ऑफर है ये बहुत अच्छा चला और 5 साल से इसको चला रहे। दूसरा एक ऑफर हमने चलाया था इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स दिल्ली में जो है ओखला में, उनके लिए चलाया था। उनको अवार्ड भी मिला था उस ऑफर के लिए, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग अवार्ड, बहुत बड़ा वो था। दिल्ली 6 ऑफर, दिल्ली 6 ऑफर उनका, उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट किया था जिसमें उन्होंने सारे दरियागंज, पुरानी दिल्ली, पहाड़गंज के जो खाने थे उसका इवेंट किया था। तो उसका ऑफर चलाया था कि दिल्ली 6 ऑफर चल रहा है और फिर आसपास की कम्युनिटी में सबको दिया था और वो सोल्ड आउट इवेंट थे, बैक टू बैक। ये एफएमबी फोकस था ये वाला अगर देखा जाए, और वो वाला था कि हमारी जो खाली इन्वेंट्री है, जो आप बता रहे थे, जो टोटल वैल्यू है मेरे को उसको बढ़ाना है, कि मतलब 80% ऑक्यूपाइड था, उससे मैंने 50 लाख कमा लिए, जो 20% बचा था उसको मैंने कम में बेच के भी जितना कमा सकते हैं उतना कमाने की कोशिश करी। राइट। और होता क्या है, जैसे आपने बोला ना, फिर उस ऑफर में जो लोग आते हैं वो आपको एक्सपीरियंस कर जाते हैं, अरे ये तो मैंने होटल देखा ही नहीं था, ये तो मैंने ऑफर देख, तो अगली बार का हमेशा बंदा निकलने से पहले अगली बार का पूछता है कि यार अगली बार का भी बुक कर दो, क्योंकि ज्यादातर ये बिजनेस गेस्ट होते हैं, तो ये अगली बार का भी ऑफर बुक करके चले जाते हैं।
So it's a great way of exposing your hotel to new people with an offer. हाँ, तो इसमें आपकी ऑडियंस की स्टिकीनेस क्या रहती है? अगर मैं पूरी इंडस्ट्री की बात करके चलूं कि मतलब मैं एक बार आ गया तो कितने परसेंट चांसेस है कि मैं फिर आऊंगा और अगर आऊंगा तो कितने लंबे टाइम तक आता हूँ? सी, ये जो कार्ड्स है ना जो आपके पास है, इसको इंडस्ट्री में इसका नाम है लॉयल्टी कार्ड्स. अब ये लॉयल्टी कार्ड्स तब चलते हैं जब मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ और मुझे पता है लंदन जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा, मेरे को आप फोन पे मैं करूंगा मैरियट को, तो वहां वो फोन से मेरे को जानते होंगे. डजंट मैटर मैं कहाँ रह रहा हूँ, मुझे होटल का जीएम नहीं जानता होगा लेकिन मैरियट कार्ड हो जानता होगा. मैं कार्ड पे फोन करूंगा, एवरीबडी विल नो कि मैं कितना जरूरी हूँ, कितना इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे को सब रिस्पेक्ट मिलेगी. लेकिन तो वहां स्टिकीनेस होगी 4-5 स्टार क्लाइंट्स के ऊपर. लेकिन मैंने ये देखा है जब 3 स्टार होटल्स ने, 3-4 स्टार होटल्स ने, जो 3,000, 5,000-4,000 से लेके 6-7 हजार के जो इंडिया में होटल्स ने लॉयल्टी प्रोग्राम चलाने की कोशिश करी, तो लोगों ने 4-5 लॉयल्टी प्रोग्राम ले लिए. वो सिर्फ प्राइस के लिए लिए थे, जहां पैसे मिले वहां चले गए. उनको कन्वीनियंस के लिए इतनी उन्होंने लॉयल्टी नहीं दी. तो कन्वीनियंस, ये जो मेरा अपना मानना है कि जो कस्टमर, और ये कोई बेंचमार्क नहीं है, सिर्फ मेरी खुद की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग और स्टडी है, जो कस्टमर 8-10 हजार रुपए पर नाइट दे देता है वो अपनी कन्वीनियंस के बारे में ज्यादा सोचता है. जो 3 से 6 हजार तक के कस्टमर होते हैं वो अपने प्राइस के बारे में ज्यादा सोचते हैं. इंडिया के अंदर अगर हम बात करके चले तो रेशियो क्या रहता है ट्रैवल का? जैसे अगर हम कॉर्पोरेट बिजनेस की बात करके चले और फैमिली की बात करके चले तो हॉलिडे वाले वर्सेस जो बिजनेस वाले आ रहे हैं, क्या रेशियो रहता है? सी, तो जैसे डिपेंड करता है. जैसे मैं ताज का एग्जांपल देता हूँ. जैसे ताज की मेरे ख्याल से इंडिया में 50 होटल्स होंगे, तो उनके लेजर के डेस्टिनेशन होटल्स गोवा में है और कुछ रणथंबोर वगैरह ऐसी जगहों पे है, और उनके बिजनेस होटल्स बॉम्बे वगैरह के अंदर है. तो वो एक जब चेन बनती है तो इनका ओवरऑल मिक्स होता है कि ये वाला कस्टमर जब छुट्टी मनाने आएगा तब भी मेरे बारे में सोचेगा, और जब ये कल को जॉब में जाएगा या अपने बड़ा होएगा और बोलेगा मेरे को बिजनेस करना है, तब भी वो मेरे बारे में सोचेगा. तो एक बड़ा होटल ओवरऑल स्ट्रेटेजी सोचता है कि 50% मेरा यहाँ होगा, 50% यहाँ होगा. अब बात करते हैं छोटे होटल्स की, जो इंडिया में मैक्सिमम हजारों लाखों छोटे होटल ही हैं. अजंता होटल.com, साहिल होटल.com, हर नाम से होटल, मम्मी का नाम, पापा का नाम, जिस टाइप के होटल चल रहे हैं, वो जो होटल्स हैं उसमें जो है उनका वो होता है, या तो उनके या तो देख लीजिए अगर कोई रिलीजियस प्लेस में, शिरडी में हो गए या वैष्णो देवी में हो गए, तो वो तो एक लोकेशन की वजह से वो चल रहे हैं अपनी. बाकी जो होटल्स हैं उनका एक मेरे हिसाब से कोई, बिकॉज ज्यादातर इतने पुराने हैं बने हुए हैं, तो उनकी कोई सोची समझी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि मैं 20% लेजर से लेके आऊंगा, 20% बिजनेस से लेके आऊंगा. तो वो चल रहा है. और अब उनकी जो नई जनरेशन आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, वो डेटा को देख रहे हैं कि नहीं, अगर हमारे पास लोग रिलीजियस ट्रैवल के लिए आ रहे हैं तो हम रिलीजियस को ज्यादा प्रमोट करा जाए. बट ऑनेस्टली साहिल, जिस हिसाब से मार्केटिंग ई कॉमर्स में और रिटेल में और रियल एस्टेट में और दूसरी जगहों पे जा रही है, उस लेवल की इंटेलिजेंस होटल्स में डिजिटल की अडॉप्ट नहीं हो पाई. सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला. मुझे भी पूरी इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. अब से मेरे को भी पता लग गया डिस्काउंट कैसे लेना है. एज अ मार्केटर हम भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे कि हम और डिस्काउंट लेंगे वहां पे. आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, जब मैं पहली बार आपके साथ स्टेज पे गया था, आपकी सबसे बड़ी एक शक्ति है दैट यू आर ऑलवेज स्माइलिंग. एंड डू यू नो, एक्टर्स, मॉडल्स, डायरेक्टर्स, बिग पॉलिटिशियंस, ऑल ऑफ देम, सबके पास कोई इमेज कोच होता है. उनको बोलते हैं सर यू वांट टू बिकम बेटर लुकिंग, वो कहता है हाँ, कहता है प्लीज स्टार्ट स्माइलिंग मोर. तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यू ऑलरेडी हैव दैट क्वालिटी, सो आपको सो ऑलवेज जस्ट वांटेड टू से दैट. थैंक यू. तो अभी तक जो हमको देख रहे हैं उनके लिए आप कोई चेकलिस्ट बताओगे कि किस तरीके से उनको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए अगर वो किसी होटल वाले क्लाइंट्स को केटर करते हैं तो? सो देखिए, होटल क्लाइंट्स आर वेरी गुड. लाखों होटल्स है इंडिया में, लाखों होटल्स है, तो बहुत मार्केटिंग का स्कोप है. नंबर 1, आई थिंक दैट अंडरस्टैंड हु आर द पीपल. उनकी जैसे मैंने बोला, सबसे पहले उनसे पूछिए कि डोमेस्टिक ऑडियंस कौन सी है उनकी, इंटरनेशनल ऑडियंस कौन सी है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार आते हैं, और वो किस काम के लिए आ रहे हैं, क्या रीजन है. जब आपके पास ये चारों आंसर आ जाएंगे, उसके बाद देखिए कि ये जो लोग आ रहे हैं, ये खाना खाने आ रहे हैं या रहने आ रहे हैं या शादी के लिए आ रहे हैं या तीनों चीजें कर सकते हैं. ये दोनों चीजें आपके पॉइंट 1 और पॉइंट 2 हो गए. उसके बाद हो गया लेंथ ऑफ स्टे. यू सी कितनी देर वो रह रहे हैं. अगर 10,000 का कमरा है और 3 दिन के लिए रह रहे हैं तो 30,000 का कस्टमर हो गया. अब 30,000 का कस्टमर के लिए अब आप होटल की जीएम से नेगोशिएट कीजिए कि सर मैं 5,000 रुपीज में एक कस्टमर ले आऊंगा तो चलेगा आपको, और उस हिसाब से आप अपना कैंपेन पिच कीजिए. थर्ड हो गया
कि जो डेमोग्राफिक्स है आपको 3 महीने के अंदर समझ जाना चाहिए कि कौन सी डेमोग्राफिक पे आपने ज्यादा काम करना है और कौन सी डेमोग्राफिक को छोड़ देना है। बिकॉज होटल्स के बहुत सारे सीजन होते हैं, स्पेशली इंडिया में गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा, ठंड होती है बहुत ज्यादा, कहीं बारिश होती है बहुत ज्यादा। तो सीजन की मार्केटिंग 3 से 6 महीने पहले प्लान करनी होती है। अगर हम उस टाइम ऑडियंस को समझने जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो अंडरस्टैंड द ऑडियंस बिफोर हैंड, विच आर द 3-4 प्रॉफिटेबल ऑडियंसेस, और वो प्रॉफिटेबल ऑडियंस बारिश में कहाँ घूम रही है, वो ठंड में कहाँ जा रहे हैं, गर्मी में कहाँ जा रहे हैं, आपको पहले ही पता होना चाहिए। अगर वो आपकी ऑडियंस है फैमिली, साहिल खन्ना विद अ स्मॉल चाइल्ड, वो कहाँ जाएंगे, वर्सेस अभी आर्या विद ग्रोन अप चिल्ड्रन, वो कहाँ जाएंगे, वर्सेस न्यू स्टार्टअप पर्सन जिसने अपनी कंपनी खोली है, वो अपनी टीम को लेके कहाँ जाएंगे। अपनी ऑडियंस को आपको पता होना चाहिए अगले 4 क्वार्टर्स में वो कहाँ जाने वाले, उस हिसाब से आपके कैंपेन पहले से रेडी होने चाहिए। एंड एक बहुत जरूरी चीज, अगर कभी डिमांड समझने की कोशिश करो छोटे और मीडियम साइज होटल्स की और उनको खुद नहीं समझ आ रहा, तो आप अगर उनको जाके डिमांड बताओगे तो आप बहुत वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। और डिमांड पता करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मैं जाके देखता हूँ या एयरलाइन से फोन करके पूछता हूँ, इंडिगो या किसी एयरलाइन से, कि आप मुझे बताइए कि आपकी वडोदरा की कितनी फ्लाइट्स हैं। वो कहते हैं हमारी 3 फ्लाइट्स पर डे हम 6 कर रहे हैं। अब उसके बाद मुझे अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी बड़ी $1 बिलियन कंपनी ने ये देख लिया है कि वडोदरा में 6 फ्लाइटें जानी चाहिए, तो उन्होंने ग्राउंड रिसर्च पूरी कर चुके होंगे। तो वहां मुझे पता है ट्रैफिक बढ़ने वाला है, वहां के होटल्स को मैं ये सारा डेटा लेके जाऊंगा उनके पास। तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जहां फ्लाइट्स जा रही हैं वहां पीछे पीछे डिमांड जाने वाली है। होटेलियर्स को बहुत बाद में पता लगता है कि इतनी फ्लाइट्स आई, इतना डिमांड आया, तब तक वो सस्ते में कमरे बेच चुके होते हैं। लेकिन अगर आपको पता है डिमांड आने वाली है, आप उनको अपने प्राइसेस इंक्रीज करने में, विच इज कॉल्ड रेवेन्यू मैनेजमेंट इन द होटल इंडस्ट्री, तो रेवेन्यू मैनेज करने में उनकी मदद कर सकते हैं। कि जैसे गोवा में होता है 26 तारीख का रेट अलग है, 27 का अलग है, 31 दिसंबर तक लेके 7 दिन के 7 अलग रेट होते हैं। वैसे पूरे 365 दिन के होटल्स के बिहाइंड द सीन्स अलग रेट होते हैं। आप उनको उन रेट स्ट्रेटेजी में मदद कर सकते हैं अगर आपको पता लग जाए किस टाइप की फ्लाइट्स आ रही है और कहाँ आ रही है। एंड फाइनली आपको ये समझने की जरूरत है कि जो होटल का जो जीएम है वो उनको आपने अपना पार्टनर बनाना है। किस तरीके से, कि आपको ये समझना है कि उनके दारोमदार उनके ऊपर क्या है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी किस लेवल पे उनको रेवेन्यू चाहिए, उस रेवेन्यू में उनको प्रॉफिट कैसे बनता है, और उस प्रॉफिट के हिसाब से फिर आप अपना हिस्सा शेयर निकाल के उनको बताएंगे। सो हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, नॉर्मली हम लोग बहुत जूनियर लेवल के साथ मार्केटिंग करते हैं। You have to go to the head of the company and ask them what is their profitability and revenue target for the next year, and accordingly pitch them a 5 to 10% of that, and then slowly keep increasing your share from there. ठीक है, तो मतलब अगर हम रिटेनरशिप की बात करके चले तो इसी तरीके से रिटेनर डिसाइड हो रहा है कि हम पहले उनसे बात कर रहे हैं, उनका टारगेट डिसाइड कर रहे हैं, उसका फिर 10-20% अब अपना रिटेनर रख रहे हैं, ऐसा कुछ। तो जैसे मुझे लगता है कि मैं हर महीने आपको एक शादी दे सकता हूँ 40 लाख रुपए की, और साल में 4 करोड़ का धंधा दे सकता हूँ, और उसकी बदले में मैं आपसे 40 लाख रुपए मांग सकता हूँ। और मेरा मोटा मोटा थंब रूल ये होता है साहिल, कि जो मैं आपको दे रहा हूँ उसका जो आप मेरे को दे रहे हो उसका 10 टाइम्स मेरे को आपको देना है, तो आप मेरे साथ रुकोगे लंबा। तो शुरू में 3 टाइम्स होगा, फिर 4 टाइम्स होगा, फिर 5 टाइम्स होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम whatever you take, you can keep on increasing it based on what you're giving back to them. So 5 to 10 times के बीच में is a very clear thing if the weddings are also included. तो बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू साहिल। और उम्मीद करता हूँ आप सबको भी मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो बेस्ट सेक्शन लगा है टाइम स्टैम्प के साथ नीचे आप डाल सकते हो। थैंक यू साहिल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे महंगी चीज जो है एक दूसरे से वो आप ले सकते हो, वो है नॉट द मनी बट द टाइम। So thank you to you and all your amazing people in your team for giving us the time to make this happen. तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।